हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम पढ़ने वाले हैं मेंस के बारे में, एमपीपीएससी मेंस। तो अब से हमारी जो तैयारी रहेगी वो फोकस रहेगी 2022 मेंस के लिए। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और जुड़िए हमारे चैनल ब्राह्मी एकेडमी में। मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी, मेंस से रिलेटेड कोई भी फालतू की चीज़ें होंगी नहीं। और जब आपने ठान ही लिया है कि करना है, आपने प्री निकाल लिया है, तो मेंस में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब हम बिल्कुल फोकस करेंगे मेंस बेस्ड सारे क्वेश्चन पे, सारे टॉपिक्स पे। हर आपके पेपर के जितने भी यूनिट्स हैं सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे और हम पूरी तैयारी करेंगे 2022 मेंस के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी साइंस का जो पेपर चल रहा है, सॉल्यूशन आपका बहुत सारे पेपर हो भी चुके हैं, 15 का, 16 का, 17 का, ये हमारा 18 का पेपर है। प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन आपको बहुत ज़रूरी है देखना, समझना, पेपर कैसे आ रहा है, पैटर्न फॉलो करना। तो आप ज़रूर देखिए हर एक वीडियो को, वहाँ से आपको सीधे सीधे आंसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही आपको एक पैटर्न भी मिलेगा कि क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है। 2020 के सिलेबस चेंज होने के बाद पीएससी ने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। आप देखेंगे कि 2020 का जो पेपर था वो थोड़ा ऐसा पेपर था जो एमपीपीएससी स्पेसिफिक नहीं था। एमपी के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा से क्वेश्चन, जैसे आपका जो यूनिट है, एमपी की रियासतें हैं, एमपी के बारे में हिस्ट्री में है, थोड़ा बहुत वो पूछा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बढ़ा दिया है, एमपीपीएससी से थोड़ा यूपीएससी लेवल टच करने लग गया है। तो आपको भी अपनी तैयारी थोड़ा और आगे बढ़ानी है और मजबूत करनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो आपका कंपटीशन है वो उन बच्चों से है जिनका यूपीएससी नहीं निकला। उसके अलावा जितने भी स्टेट्स जहाँ पे हिंदी चलती है, आपके नॉर्थ वाले जितने भी स्टेट हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सारी जगह आपको क्या मिलेगा, आप आराम से ये सारे लोग क्या देते हैं, एमपीपीएससी का पेपर दे सकते हैं। तो इसलिए आपका कंपटीशन यूपीएससी वालों से है, उनसे है। उसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरव्यू के बहुत क्लोज आके रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी रैंक सुधारने के लिए पेपर देते हैं। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएं। हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उससे सीखने की कोशिश करें और अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है 50 आपके 10 वर्ड्स वाले जो आंसर हैं उनका सॉल्यूशन। ठीक है, 2018 का है ये। 2018 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, आपको ऐसे ही 10 शब्दों में लिखना होता है, पहले तो 30 में लिखना होता था, अब आपको कितने में, 10 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैंने आंसर दिया है। यहाँ पे 3 लाइनें रहती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, आपको पता है ये सीधी बात है, ये सब नहीं लिखना होता, ये मैंने सिर्फ लिख रखा है समझाने के पर्पस पे। ठीक है, ये नहीं लिखना होता, आप सीधे से चालू करिए। इज अ डिवाइस दैट जेनरेट्स कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, आपका एक डिवाइस है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमें डिवाइस के बारे में बताना है। इज अ डिवाइस दैट जेनरेट्स कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ फिशन। हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन के फॉर्म में करते हैं रिएक्शन। ठीक है, टू प्रोड्यूस हीट, हमें यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करनी होती है। उसका क्या यूज है, दिस हीट इज देन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर इस हीट का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। हमें टरबाइन चलाना होता है, वहां पे हम हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर रिएक्टर यूज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एज फ्यूल। तो हमने 3 लाइनों में क्या बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, डिवाइस है। क्या करता है वो, कंट्रोल्ड रूप से क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाता है। ठीक है, जिसमें फिशन मेनली है। टिपिकली मैंने लिखा है, टिपिकली जो है इन द फॉर्म ऑफ फिशन होता है। इसमें फिर आप बताएंगे फ्यूल कौन से यूज होते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। फिर हम करते क्या है, इससे प्रोड्यूस करते हैं हीट, हीट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर 10 वर्ड्स में। नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड डिजीज कॉज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। आपको पता है जो आपका डिजीज वाला पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन हमेशा पहले आता रहा है। अब तो आपका यूनिट ही डिवाइड हो गई है तो आएगा ही आएगा। विटामिन सी का सोर्स पूछा है, क्या है सोर्स, आपको पता है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें विटामिन सी होता है, लाइक ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स। ठीक है, एज वेल एज नोन फॉर देयर आर वेल नोन फॉर देयर हाई विटामिन सी कंटेंट। ठीक है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वहां पे होता है विटामिन सी। फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, तो द डिजीज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। आपको पता है इतना सब नहीं लिखना है, आप सिर्फ एक लाइन में लिखिए यहाँ पे डेफिशिएंसी
फिर उसके बाद बताइए स्कर्वी। स्कर्वी जो आपकी है मेन आपका डिजीज है जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ये क्या है? स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स सच एज फटीग, वीकनेस, सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। आपके ब्लीडिंग गम्स वगैरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। तो आपने बता दिया, सबसे पहले तो आपको बताना है सोर्सेस, तो आपने एक लाइन में सोर्स बता दिया। फिर डिजीज बताना है तो आपने डिजीज बता दिया स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से होता क्या है, आपके गम्स जो है स्वेल कर जाते हैं, उसमें ब्लड आने लग जाता है, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और जो जो पूछा है उसको कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सोर्सेज बता दिया, डिजीजेस बता दिया, सारे क्वेश्चन अच्छे से इंक्लूड करिएगा। जो जो भी पूछा हुआ है 3 लाइनों में है तो आप कैसे 3 लाइनों में उसे अच्छे से लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अच्छा ऐसे भी लोग हैं जो जिनका पहली बार मेंस निकला है, जिनका पहली बार प्री निकला है, अब उन्हें मेंस देना है। तो क्या हो गया कि वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मेंस हो चुका है, उन्होंने 1-2 बार मेंस दिया है, ये उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है मेंस की। तो जो लोग नए हैं उन्हें तो बिल्कुल शुरुआत से ये सारी चीजें करनी है, लिखनी है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है या जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, तो अभी से लेके पेपर तक आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करिए और जितना पढ़ते जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे आपको लिखना है, ना कि याद करके सिर्फ टिक लगाना है जैसे हम प्रीलिम्स में करते थे। अभी आपको लिखना है तो आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। हर एक चीज, कोई भी चीज आ रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई एक टॉपिक आपको छोटा सा मिल रहा है, आप कोशिश करिए उसमें लिखने की। 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, देखिए अगर वो जो टॉपिक है उससे कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा बन सकता है तो आप 200 वर्ड्स लिखिए, जैसे आपका रिमोट सेंसिंग वगैरह हो गया, वो 200 वर्ड्स में जा सकता है, तो आप लिखिए उसके बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, और आपको जगह क्वेश्चन अगर लेने हैं तो क्वेश्चन आप एक तो प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा सिलेबस उठाइए, सिलेबस में आप जो टॉपिक है उन टॉपिक्स पे लिखने की कोशिश करिए सीधे सीधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिटिलीन एंड इट्स यूजेस। इसके बारे में बताना है हमें। C2H2 is a colorless, highly flammable gas with a distinct odor। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बता देंगे। C2H2 है, कलरलेस है, लेकिन इसका डिस्टिंक्ट ओडर है और ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, फिर आपने बताया एसिटिलीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। हम बनाते कैसे हैं? कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ये बताया आपने। फिर बताया यूज कहाँ होता है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूज बताना है, तो आप यूज बताएंगे। यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग एंड कटिंग ड्यू टू इट्स हाईली फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं कटिंग में, ठीक है, और वेल्डिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस है ये। तो आपने बता दिया एसिटिलीन क्या है, फिर उसके बाद आपने उसका यूज बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप थोड़ा पॉज करके, जो जिनका प्रैक्टिस हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो वो पॉज करें, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए कि आप कहाँ तक लिख पा रहे हैं, कहाँ तक सोच पा रहे हैं। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करिए, फिर उसको सॉल्व करिए। देखिए एसिड रेन क्या है, आप सबसे पहले तो बताएंगे है क्या। ये इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, ये हमें पता है, इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जिसमें हाई लेवल ऑफ एसिडिक कंपाउंड रहता है। फिर इट ऑकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब होते हैं तब ये ऑकर होता है। ठीक है, तो हमने फिर बता दिया कि होता कैसे है। ये जैसे पॉल्यूटेंट है आपको पता है फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है तो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, आपका एसिड रेन का रीजन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बता दिया कि एसिड रेन से होता क्या है, मतलब उसका बताएंगे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है ऑन इकोसिस्टम, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आपने बता दिया एसिड रेन है क्या, इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जिसमें बहुत ही ज्यादा एसिडिक कंटेंट रहता है। फिर आपने बताया होता कैसे है। होता है जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, उससे निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी वजह से क्या होता है, आपका एसिड रेन होता है। फिर आपने बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे, बिल्डिंग्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड रेन 10 वर्ड्स में। आपको 3 लाइनें लिखनी है, आप प्रैक्टिस करिए उसको। जो आपकी आंसर राइटिंग आती है, आंसर कॉपी आती है शीट, उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है,
फिर आपने बताया, नेक्स्ट हो गया आपका पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग अ लिक्विड, ठीक है, टिपिकली मिल्क और अदर बिवरेजेस। हमें सिर्फ मिल्क के बारे में नहीं सोचना है, वैसे भी पास्चुराइजेशन जब आता है तो हम दिमाग में सिर्फ मिल्क आता है कि उसको ही हम इस मेथड से गर्म कर रहे हैं और उसमें जो है बैक्टीरिया खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी आपका लिक्विड में हो सकता है अप्लाई, ठीक है। तो अदर बेवरेजेस में भी हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। फिर हमने बताया है क्या ये पास्चुराइजेशन, क्या है, प्रोसेस है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है हीटिंग अ लिक्विड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड होल्डिंग इट देयर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि एक हीटिंग टेम्परेचर है, मतलब एक टेम्परेचर है और एक टाइम लिमिट है जब तक उस जो आपका मिल्क है या कोई अदर लिक्विड है उसको उस टेम्परेचर तक रखना है, ठीक है। तो हमें हीट करना है वो आपका लिक्विड और एक टेम्परेचर पे हीट करना है और उसी टेम्परेचर पे एक स्पेसिफाइड टाइम तक उसको क्या करना है, होल्ड करके रखना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इससे हम यूज क्या है इसका, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल प्रिजर्विंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब इसमें आप सिर्फ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको आप मार देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी, जैसे आपकी मिल्क है या अदर लिक्विड बेवरेजेस है, उनकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पास्चुराइजेशन सबसे पहले बताइए प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है हीटिंग अ लिक्विड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड होल्डिंग इट देयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो टाइम भी याद रखिएगा, टेम्परेचर भी याद रखिएगा और क्या कर रहे हैं हम, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। और अब इससे मतलब इसका यूज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है, वाटर है दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। आपको पता है हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपके मिनरल्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब आपके डिसॉल्व है बहुत ज्यादा मिनरल्स, उसमें भी कौन कौन से ज्यादा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इशू क्या होता है, सच एज रिड्यूस्ड सोप एफिशिएंसी। आपको पता है हार्ड वाटर ज्यादा होता है तो हमारा साबुन काम नहीं करता उसमें। उसके अलावा द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स इन पाइप एंड अप्लायंसेस। आपको पता है कि आप जब बहुत हार्ड वाटर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा मशीन्स में, पाइप्स में एक परत सी जम जाती है, ठीक है, मिनरल्स की। तो हार्ड वाटर क्या है, आपने पहले तो ये बता दिया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, उसमें भी मेनली कौन कौन से हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसका इशू क्या होता है कि आपका एक तो आपकी सोप एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, जो आपके अप्लायंसेस हैं, उसके अलावा पाइप्स हैं, उसमें मिनरल्स की परत जमने लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्ड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं CFC। आप देखेंगे 2018 में काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब एसिड रेन हो गया, हार्ड वाटर, CFC, न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। CFC देखिए, CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता है CFC का फुल फॉर्म पहले आप बताएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज अ सिंथेटिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, ठीक है। ये सिंथेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तीन चीजें हैं, ठीक है। फिर आपने बताया CFC वर वंस कॉमनली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। ये कहाँ पे यूज होता था सबसे ज्यादा, रेफ्रिजरेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होता था। उसके अलावा प्रोपेलेंट और आपका सॉल्वेंट्स में यूज होता था, लेकिन इसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है ऑन द ओजोन लेयर। इसलिए हमें पता है कि हमने क्या किया था, हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया और फिर उसमें हमने बैन लगाया कि आप CFC का जो यूज है पूरे वर्ल्ड में बैन करिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा आपकी ओजोन लेयर पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस पे हमें बैन कर दिया। एक टाइम पे हम यूज कर रहे थे रेफ्रिजरेंट में, मैक्सिमम रेफ्रिजरेंट में हम CFC यूज कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी हॉर्स। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था 2018 के पेपर में तो मुझे लगा था कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, क्या हमें मतलब ऐसे जितने भी जीव हैं वो पढ़ने पड़ेंगे क्या, मतलब मरीन हम बायोडाइवर्सिटी ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी मछलियां हैं, क्या है कैसा है। तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ऐसे क्वेश्चन क्या ही सोचकर रखा होगा टीचर ने, मतलब जिसने भी पेपर बनाया है प्रोफेसर ने, उन्होंने क्या ही सोचकर सी हॉर्स दिया होगा। फिर जब मैंने बायो पढ़ी, बायो में मैंने देखा कि सी हॉर्स मतलब बहुत अच्छे से दिया हुआ है वहां पे, तो इसलिए आपको जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, वहां पे ये चीजें आपको बहुत डिटेल में मिलेंगी। ये क्यों हमें पूछा गया मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं। मेन क्या रीजन था
ये इसमें यूनिक मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर मेल्स कैरी एंड गिव बर्थ टू द यंग। मतलब सोचिए ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि आपका जो सी हॉर्स है बहुत ही यूनिक इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो होती है, जिसमें जो मेल सी हॉर्स है वो क्या करता है, वो आपका कैरी करता है और बर्थ देता है किसको, यंग वंस को, मतलब अपने बच्चों को। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही जो आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, एनसीईआरटी में वो दिए होंगे। और मतलब ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का पार्ट है आपका सी हॉर्स। तो आपने सबसे पहले बता दिया, तो क्या है ये, स्मॉल मरीन फिश है, सी हॉर्स है लेकिन ये फिश है एक टाइप की, ठीक है, मरीन फिश है, कैरेक्टराइज बाय अ यूनिक अपीयरेंस विद अ हॉर्स लाइक हेड। इसका क्योंकि हॉर्स लाइक हेड होता है इसलिए इसको सी हॉर्स कहते हैं, लेकिन ये क्या है, एक फिश है, ठीक है। फिर हो गया ये नोन फॉर देयर एबिलिटी टू चेंज कलर, इनका चेंज भी होता है कलर, तो मुझे लगा शायद कलर चेंज के लिए ऐसा कुछ होगा। फिर जब मैंने डिटेल में पढ़ा फिर मुझे लगा कि अच्छा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है सी हॉर्स का, कि इसमें जो है मेल बर्थ देते, कैरी करते हैं, फिर बर्थ देते हैं किसको, बच्चे को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सी हॉर्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये फुल फॉर्म आया हुआ था, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं 2018 में कि आपका सीधे सीधे फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। फिर स्कोप, स्कोप क्या है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इशू है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो स्कोप जो है आपका एक साइंटिफिक कमिटी है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर हो गया यूएनडीपी, ये तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी हम पढ़ते ही हैं। तो ये आपके 3 फुल फॉर्म पूछा हुआ था। और जो ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब ये ऐसा है कि आपने ये लिख दिया ना, आपको 3 के 3 नंबर मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे हैं जो आपका सही है तो सही है, और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। उसके अलावा फिजिक्स का जैसे क्वेश्चन हो गया, आपने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, तो उसमें भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे जरूर अपनी कमांड बनाइएगा। नेक्स्ट हो गया आपका, राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द कॉजेटिव एजेंट एंड वेक्टर ऑफ प्लेग। प्लेग के बारे में हमें बताना है। आपको पता है कि एक टाइम पे प्लेग जो है बहुत ही महामारी, पैंडेमिक हुआ करती थी, मतलब बहुत ही दिक्कत थी प्लेग से, तो इसीलिए प्लेग के बारे में पूछा है। मैंने बताया आपको कि जो आपका डिजीज वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके 15 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन डिजीज वाले आ गए, विटामिन सी वाला पूछा और प्लेग वाला पूछा, ठीक है। 2 आंसर हो गया आपका। कॉजेटिव एजेंट आपको सीधे सीधे बताना है, प्लेग का क्या है, बैक्टीरियम यर्नीसिया पेस्टिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है यर्नीसिया पेस्टिस, ये आपका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है प्लेग। द प्राइमरली वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ट्रांसमिशन इज फ्ली। आपको पता है जो मक्खियां हैं उससे ये फैलता है, तो आप बता देंगे सबसे पहले साइंटिफिक नेम, तो आप चाहें तो सीधे सीधे भी बता सकते हैं, साइंटिफिक नेम करके फिर डैश कर दिया, आपने बता दिया बैक्टीरियम यर्नीसिया पेस्टिस, ठीक है। फिर बताया है वेक्टर ऑफ प्लेग, तो आपने वेक्टर बता दिया, तो यहाँ पे आप वेक्टर बता देंगे कौन सा है, ये फ्ली, ठीक है। आप सीधे सीधे बता सकते हैं, ये मैंने पूरी लाइन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं के राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी 2 बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स के नाम बताने हमें, तो आप जो बीटी कॉटन पढ़ते हैं, जो मतलब उसमें बीटी वर्ड है, वो जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स है ना, तो उसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। जो आपका बीटी है, बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल, आप जितना भी बीटी पढ़ते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं आपकी, तो उसमें जो बीटी वर्ड है उसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये क्या है, ये आपका बायोपेस्टिसाइड्स है। बायोपेस्टिसाइड्स मतलब ये जो आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, ये प्रोड्यूस करता है एक टाइप का प्रोटीन जो टॉक्सिक होता है, किसके लिए, इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट्स पेस्ट सच एज कैटरपिलर्स एंड मॉस्किटोज। मतलब आपका जो ये मच्छर है, कैटरपिलर है, इनके लिए ये जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोपेस्टिसाइड्स, बीटी। दूसरा हो गया बोवेरिया बासिनिया। ये बोवेरिया बासिनिया क्या है, फंगल स्पीसीज है, ठीक है। ये फंगल स्पीसीज है, यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड टू कंट्रोल वेरियस इंसेक्ट पेस्ट इंक्लूडिंग व्हाइट फ्लाइज, अफाइड्स एंड बीटल्स, ठीक है। तो आपके ये 2 जो हो गए बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। इसमें से आपने एक का नाम तो हमेशा सुना ही है, बीटी, जो आपके जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें
वो क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है ऐसा प्रोटीन जो कि टॉक्सिक होता है इंसेक्ट्स के लिए। ऐसे ही ये क्या है, ये फंगल आपका मतलब एक फंगस है, फंगल स्पीसीज है जो कि बायोपेस्टिसाइड्स की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। बॉवेरिया बासिनिया, तो ये दो हो गए आपके बायोपेस्टिसाइड्स। आपके 2018 में कुछ टफ क्वेश्चन भी आए थे, जैसे यही हो गया आपका बायोपेस्टिसाइड्स पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका हो गया हल्दी, ठीक है, उसके अलावा अदरक, ये भी क्या है आपके बायोपेस्टिसाइड्स हैं। इनसे भी आपके जो थोड़े थोड़े जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ कुछ वो मरते हैं, ठीक है, तो वो भी बायोपेस्टिसाइड्स की तरह ही यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, enlist the natural colors present in sunlight in a sequence। आपको सनलाइट में जितने भी 7 कलर होते हैं उनको बताना है सीक्वेंस के साथ। तो आपने विबग्योर जो है वो याद किया ही हो गया, तो बता देंगे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और ठीक है लाइन से बताएंगे कि टॉप पे कौन आएगा और सबसे नीचे कौन आएगा। ये हो गया आपका नेचुरल कलर, ये मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा पढ़ने पे कि यार कितना टफ है, लेकिन आपने बायो पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। A boy run fast after seeing a street dog. His breathing becomes fast and blood pressure also increases। ठीक है, ब्रीदिंग फास्ट हो गई है क्योंकि उसने क्या लगाया है, वो बहुत तेज दौड़ा हुआ है, ठीक है, runs fast। फिर also increase which hormone will be found to be high in his blood, name the gland secreting this hormone। आपको पता है कि आपका जो फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो है वो आपका हार्मोन है। फिर आप बताएंगे कि रिलीज कहाँ से होता है, ग्लैंड का आपको नाम बताना है, तो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो आप चाहें तो सीधे सीधे ही बता सकते हैं या आप बड़े अच्छे से लिख के भी बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि हार्मोन का नाम हो गया आपका एड्रेनलिन, ठीक है। फिर रिलीज आपने ग्लैंड बता दिया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से ये क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड। और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं एड्रेनलिन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर आपने एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2017, फिर उसके बाद अभी 18, फिर उसके बाद अभी भी देखेंगे आप शायद 2019 में फिर से पूछा गया है। तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है 10 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में पूछा ही गया है। या तो उसके हार्मोन के बारे में पूछेगा, या तो ग्लैंड के बारे में पूछेगा, या दोनों के बारे में पूछेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप जरूर अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, डिस्क्राइब इट्स 2 यूजेस। सबसे पहले हमें बताना है ब्लीचिंग पाउडर है क्या, फिर उसके 2 यूज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। जितने भी आपके ऐसे केमिकल जो होंगे बहुत फेमस खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सब के आपको केमिकल फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि आपका केमिस्ट्री में ऐसे पूछेगा तो आपको केमिकल फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने इसके पहले कौन सा बताया था, इसके पहले था यहाँ पे आपका एसिटिलीन, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था C2H2 इसका फॉर्मूला। तो ये क्या करेगा, आपकी जो कॉपी है उसको और ज्यादा एनरिच करेगा आपके आंसर्स को, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अगर केमिस्ट्री में कुछ भी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। फिर इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसमें जो ये क्लोरीन है ये क्या करता है, ये जो आपका कलर है उसको और डल कर देता है, वाइटन्स करता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यूज बताना है, तो वाइटनिंग क्लोथ्स, फिर रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक, उसके बाद डिसइंफेक्टिंग सर्विसेज, सैनिटाइजिंग वाटर। तो ये आपने 3-4 आप बता दिए यूजेस, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 2 यूज बताना है, आप सिर्फ 2 बताइए, एक वाइटनिंग क्लोथ से ले लीजिए, एक सैनिटाइजिंग वाटर से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, आपने बता दिया है क्या और इसका फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, एनलिस्ट करना है 3 ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। आपको सीधे सीधे बोला है 3 ग्रीन हाउस गैसेस, तो आपको चुपचाप 3 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बता देना है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 सबसे टॉप पे, फिर हो गया मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। तो आपने सिर्फ 3 क्या करना है, आपको सीधे सीधे नाम बता देना है। फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, जो क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा आपके आंसर को, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे आंसर कंप्लीट। यहाँ पे
यहाँ पे जितने भी आपके जो 10 वर्ड्स वाले हैं 2018 में जो 30 वर्ड्स में हमें लिखने होते थे, तो सारे के सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी सबको समझने में, मतलब बहुत सारा मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा ही है और पीडीएफ भी बहुत अच्छे से हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम कोई हुई नहीं होगी। समझाया भी मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से ही है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है किसी भी आंसर में, किसी भी ऐसा आपको लगता है टॉपिक में कि ये सही नहीं था या हम ये ऐड करें कि नहीं करें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो अपना ब्राह्मी एकेडमी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। उसके अलावा अब जब ठान ही लिया है करना है तो अच्छे से करना है, पूरी जी जान लगा दीजिए। पेपर तक इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि आपका प्री निकला है तो फिर मेंस नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी करना पड़े, जैसे भी जहाँ से भी व्यवस्था करनी पड़े नोट्स के और सारी चीज़ों के, तो आप ज़रूर करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी यूट्यूब पे ही। अभी जैसे हमें चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चन कौन सा लिखना चाहिए, टॉपिक वाइज भी मैं पूरे समझाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सा 10 वर्ड में आपका आएगा, कौन सा 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, कौन सा 200 में आएगा। हर एक यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगी कि कौन सी यूनिट में भी आपको कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन सा यूनिट जो आपको है पहले करना चाहिए। मतलब ऐसा है कि हर क्वेश्चन, हर यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नया बच्चा है जिसको अभी नहीं पता है, तो कौन सी यूनिट वो पहले कंप्लीट करे, ठीक है। जो यूनिट थोड़ा ज़्यादा इजी है, जो यूनिट जो आपसे बन जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उसके नोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।